कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस माइनर 1 इंडियन नेशनल मूवमेंट इन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में। साथ ही में मैं पूरे क्वेश्चन आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी समझ लें और फिर अपनी ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको लिख सकें। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो है। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे तैयारी करके एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यूनिट 1 है, यहाँ पर से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि आपको दिख रहा है, डिस्कस द कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ अप्रोप्रिएट टू कॉल द वॉर ऑफ द पीपल। यानी 1857 के विद्रोह के कारण की विवेचना करना है और साथ में इसे जनता का युद्ध कहना कहाँ तक उचित है। आप सबने इसके बारे में पढ़ा ही होगा पुरानी छोटी क्लास में, हिस्ट्री के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में। वही आपको यहाँ पे आगे पढ़ना है। देखिए, पहला कारण है प्रशासनिक एवं राजनीतिक कारण। जो ब्रिटिश विस्तारवादी नीति थी, जिसे डलहौजी की विलय नीति, और इसके बाद एक और नीति थी आपने देखा होगा, फूट डालो शासन करो नीति, है ना। विलय नीति और फूट डालो शासन करो नीति में क्या हुआ था कि इसकी वजह से राजाओं में असंतोष हो गया था। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, उन्होंने ऐसी पॉलिसी निकाली थी, एक विलय नीति जिसको आप हड़प नीति के नाम से भी जानते होंगे, और एक फूट डालो शासन करो। इन्होंने भारतीय राजाओं को आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़का के उनमें फूट डलवा दी थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ताकि ये आपस में लड़ें। और ब्रिटिशर जब वो दोनों लड़के कमज़ोर हो जाते थे तो वो उन पे ब्रिटिशर अटैक करके आराम से दोनों को हरा देते थे और वो इजीली उनके पूरे एम्पायर को अपने कब्जे में ले लेते थे। और विलय नीति का मतलब ये था कि जो भी इंडियन रूलर, भारतीय राजा मर जाएगा और उसका कोई मेल हायर यानी लड़का नहीं होगा, तो उसकी पूरी जो साम्राज्य है वो सीधे विलय होके ब्रिटिशर के पास चले जाएगा, है ना। इसी की वजह से जो झांसी की रानी ने युद्ध लड़ा था, क्योंकि झांसी की रानी का भी जो पुत्र था वो दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ बच्चा। तो ब्रिटिशर्स ने उस समय दत्तक पुत्र लेने की प्रथा को बंद करवा दिया था। अगर राजा का खुद का बेटा होगा तो ही उसको अधिकार मिलेगा, अगर दत्तक पुत्र होगा तो उसको अधिकार नहीं मिलेगा राजपाट में। पूरा राज्य वो ब्रिटिशर्स अपने पास मिला लेते थे। नेक्स्ट कारण है आर्थिक कारण। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा भू राजस्व और पारंपरिक उद्योग के विनाश से किसानों और शिल्पकारों की स्थिति दयनीय हो गई थी। वो अत्यधिक उन पर कर लगा रहे थे। इससे क्या हुआ था, जो हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती थी, पारंपरिक उद्योग, उनका नुकसान होते जा रहा था। किसान और शिल्पकार दोनों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। इसके बाद है सामाजिक और धार्मिक कारण। नस्लीय भेदभाव और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, जैसे ईसाई मिशनरी गतिविधियाँ। हमारे यहाँ पे क्या था, रंग रूप के आधार पे भेदभाव कर रहे थे वो लोग और हमको हमारे धर्म को पालन नहीं करने दे रहे थे। जो भी हिंदू लोग रहते थे या मुस्लिम लोग रहते थे, जबरदस्ती उनसे ईसाई धर्म का पालन करवा रहे थे, क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहे थे। तात्कालिक कारण, यानी एनफील्ड राइफलों में सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। इन्होंने जो राइफल्स यूज़ करी थी उसके अंदर जो कार्ट्रिज इनको भरना पड़ता था, उसको पहले इनको दांत से चीरना पड़ता था, उसके अंदर फिर वो डालना पड़ता था गन के अंदर। लेकिन उसमें क्या था कि इन्होंने उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगा दी थी, तो जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के खिलाफ था, क्योंकि वो सूअर और गाय की चर्बी को अपने मुंह में नहीं ले सकते थे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था इसके लिए। वो मंगल पांडे शहीद हुए थे, है ना। वो इनको 1857 की क्रांति का पहला शहीद भी माना जाता है। जनता का युद्ध क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस विद्रोह में सैनिकों के साथ साथ, देखो यहाँ पे तो ये चर्बी वाले कारतूस की वजह से सैनिकों ने विद्रोह किया, लेकिन जो ऊपर मैंने कारण बताए हैं तो उसमें किसान, कारीगर, जमींदार और आम जनता ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसलिए इसे जनता का युद्ध भी कहा जाता है और इसको मानना भी उचित है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण बताइए। देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब देखिए, जब युद्ध हुआ तो हमारे हारने के कारण क्या क्या थे, तो कुछ महत्वपूर्ण कारण मैं लेकर आया हूँ। कारण तो बहुत सारे थे, बट यहाँ पर हमने कुछ स्पेशल कारण मेंशन करे। सबसे पहला कारण नेतृत्व का अभाव। हमारे पास कोई प्रॉपर लीडरशिप उस समय नहीं थी, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। स्थानीय नेता अपने सीमित क्षेत्रों के लिए लड़ रहे थे, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जो सभी हिस्से के लोगों को लेके आगे बढ़ सके। सब अपने अपने एरिया में तो लड़ रहे थे, लेकिन ओवरऑल इस रिवॉल्ट को, इस आंदोलन को चलाने के लिए कोई एक विशिष्ट नेतृत्व, मतलब हमारे पास लीडर नहीं था। नेक्स्ट है संसाधनों की कमी। अब अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, गन थी, चलाने का तरीका था, और उनके पास संचार के यानी कम्युनिकेशन के सिस्टम भी थे। पर जो भारतीय राजा थे या क्रांतिकारी थे, इनके पास वही पारंपरिक हथियार थे। ब्रिटिशर के पास वहाँ पे बंदूक है, तोप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास कोई तलवार वगैरह, मतलब हमारे पारंपरिक साधन थे। तो ये भी हमारे हारने का कारण था। नियोजन की कमी, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि लीडर नहीं था, वो भी कारण था, और नियोजन की कमी क्या है कि क्रांति जो है ना, वो करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो कुछ समय बाद तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक से जैसे मंगल पांडे को फांसी दे दी थी, तो क्रांति तुरंत छिड़ गई, और ये समय से पहले हो गई। समय से पहले होने की वजह से भी सभी लोगों को प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम नहीं मिला। फिर आंतरिक सही असहयोग, जैसा आपने बताया कि वो आपस में ही भारतीय शासक लड़ रहे थे, तो कुछ भारतीय शासक ऐसे हैं जो क्रांति में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। देखिए, भारत में शुरू से रहा है हारने का कारण, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे भारत के बहुत सारे राजा हों, उनके हारने का मेन कारण यही था कि बहुत सारे उन्हीं के साथियों ने जो है वो ब्रिटिशर का साथ दिया। अब महत्व, इसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया था। जब ये वॉर हुआ, फिर भी ब्रिटिशर को एक पता चल गया था कि नहीं, अब इंडिया के लोग चुप नहीं बैठ रहे हैं। राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा मिल गया था, और भविष्य में स्वतंत्रता संग्रामों को भी इससे प्रेरणा मिल गई थी कि हाँ, हम भी लड़ सकते हैं। भले ही हार गए, लेकिन इससे भी लोगों में एक जागरूकता उत्पन्न हुई थी देश को स्वतंत्र कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1857 रिवॉल्ट। 1857 के क्रांति या विप्लव के परिणामों पर चर्चा कीजिए। क्या कॉन्सिक्वेंस हुए, क्या परिणाम हुए इसके बाद? तो कंपनी के शासन का अंत, ब्रिटिश क्राउन द्वारा सीधे शासन की शुरुआत, और भारत सचिव पद का सृजन, ये मेन था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश क्राउन ने सीधा शासन स्टार्ट कर दिया था, और भारत सचिव पद का सृजन कर दिया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया था। नेक्स्ट है सैन्य पुनर्गठन। यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया, और फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। डिवाइड एंड रूल, इनका शुरू से फोकस था कि भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाना है, उन्हें कमजोर कर देना है। रियासतों से संबंध, अंग्रेजों ने क्या करा, रियासतों को न हड़पने का आश्वासन दिया, और गोद लेने के अधिकार को मान्यता दे दी। सिर्फ ये इनका एक लालच था कि भाई अब हम गोद लेने की प्रथा को मान्यता दे रहे हैं, जो पहले उन्होंने बंद कर दी थी। और ऐसा बोला कि हम हड़पेंगे नहीं, आप ही राज करो। लेकिन देखा जाए तो वो सिर्फ राजा वहाँ बैठे हुए थे गद्दी पे, लेकिन सारा राजपाट जो है वो ब्रिटिशर के बोलने के अकॉर्डिंग ही होता था। धार्मिक तटस्थता, भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई गई। इनको लगा कि नहीं यार, जो मेन आंदोलन हुआ था वो इनके धर्म की वजह से हुआ था, कि गाय और सूअर की चर्बी मिला दी थी। तो ब्रिटिशर ने डिसाइड करा कि आगे से इनके सामाजिक और धार्मिक मामलों में हम इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। राष्ट्रवाद का उदय, अब भारतीयों के बीच में राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ। जिसे मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी रहे, भले ही हम युद्ध हार गए, लेकिन इसके बहुत सारे पॉजिटिव वे भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिसिस द कॉज ऑफ इंडियन रेनेसांस इन द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण के कारणों का विश्लेषण कीजिए। अब आप जानते हैं कि 19th सेंचुरी में भारतीयों का पुनर्जागरण स्टार्ट हो गया था। पश्चिमी शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, तर्कवादी विचारों का प्रसार हुआ। 19वीं सदी जैसे ही आई तो लोगों के मन में और फ्रीडम को लेके भावना पैदा हो गई, इक्वलिटी को लेके भावना पैदा हो गई, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को लेके भावना पैदा हो गई। लोगों ने रीजनिंग करना स्टार्ट किया। सामाजिक सुधार और सामाजिक और धार्मिक कुप्रथाएं भी बंद करी। देखो, सामाजिक सुधार भी हुआ, वो जो धार्मिक कुप्रथाएं थी उनका भी अंत किया। सती प्रथा हुआ, जाति व्यवस्था हुआ, छुआछूत, बाल विवाह, अंधविश्वास के विरुद्ध सुधार आंदोलन चलाए गए।
है ना। राजा राम मोहन रॉय के बारे में सुना होगा आपने। तो सती प्रथा बंद करा दी गई, जाति व्यवस्था में सुधार करवाया, जो पहले अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी उसको बंद करा दिया गया, बाल विवाह को रोका गया। पर देखिए अभी भी कहीं ना कहीं क्षेत्रों में जाति व्यवस्था तो है ही, छुआछूत भी होता ही, कभी कभी बाल विवाह भी होता है, अंधविश्वास तो भरपूर है। बट ये है कि उस समय सुधार आना चालू हो गए थे, पहले उतना नहीं था। अभी भी पहले जितना नहीं होता है, कहीं कहीं पे दूर अगर चले जाएं किसी गाँव में, स्पेशली जो थोड़ा आउटर एरिया में है, वहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि गाँव वाले अपने खुद के रूल बनाते हैं। इसके बाद है प्रेस और साहित्य की भूमिका। राजनीतिक जागरूकता और विचारों के आदान प्रदान में वृद्धि हुई, क्योंकि प्रेस ने भी अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया था, अलग अलग पत्रिका का संपादन होना शुरू हो गया था। सांस्कृतिक गौरव, पश्चिमी विद्वानों द्वारा जो भारत के हमारे प्राचीन ग्रंथ थे उनका अनुवाद करना शुरू करा उन्होंने उनकी लैंग्वेज में। इससे भारतीय विरासत के प्रति गौरव जागा हमारा कि नहीं, ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, फॉरेनर आ रहे हैं और वो हमारे ग्रंथों को ट्रांसलेट कर रहे हैं। सुधारकों का योगदान, जिसमें मैंने राजा राम मोहन राय के बारे में बताया, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताया, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया, इन लोगों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यूनिट 1 के टॉप क्वेश्चंस थे, प्रॉपर मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब इकाई 2 यूनिट 2 पे आ गए हम। क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म इन द कांग्रेस फ्रॉम 1885 टू 1905। 1885 से 1905 तक कांग्रेस में उदारवाद के विकास की विवेचना कीजिए। अब उदारवादी नेता कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये मेन थे कांग्रेस में उदारवादी नेता। ये न्याय में विश्वास रखते थे, ब्रिटिश न्याय प्रणाली और संवैधानिक तरीकों पर इनका विश्वास था। जिसे आपने सुना होगा नरम दल और गरम दल, तो ये नरम दल वाले थे, जिनको ब्रिटिशर्स की न्याय प्रणाली में भरोसा था, ये संवैधानिक तरीकों पर विश्वास करते थे। ये जैसे जो गरम दल वाले हैं, है ना, उग्रवादी, जैसे कि भगत सिंह हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद हुआ, जिनको पता था, वो जानते थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे साथ कभी न्याय नहीं करने वाले हैं, तो वो उनमें भरोसा नहीं रखते थे। बट ये जो है नेता उदारवादी, उनमें भरोसा रखते थे। कार्य पद्धति 3P, यानी इनकी 3P प्रणाली थी, प्रार्थना करेंगे, याचिका देंगे और विरोध। ये रीति अपनाई थी इन्होंने, प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट भी कैसे करते थे? शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे असहयोग आंदोलन और वो सत्याग्रह मूवमेंट टाइप का। अब इनकी कुछ मांगे भी थी, डिमांड्स। विधायी परिषदों का विस्तार करेंगे, उच्च पदों पर जो है भारतीय की नियुक्ति होना चाहिए और नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा की मांग उठाई इन्होंने। आर्थिक आलोचना, भाई धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स ने जो है भारतीयों का बहुत शोषण करा है आर्थिक रूप से, और भारत को का जो धन था वो लूट लूट के ले गए हैं अपने देशों में। अगला जो मैंने बताया कि इनके अपोजिट थे एक्सट्रीमिस्ट, यानी उग्रवादी। तो इनकी मेथड, इनका प्रोग्राम और इनकी पॉलिसी बताना है। उग्रवादियों के तरीके, कार्यक्रम और नीतियाँ। ऊपर जो थे वो बिल्कुल नरम दल वाले थे, अब ये गरम दल वाले आ गए। इनका लक्ष्य था स्वराज्य, यानी इनका ये मतलब था कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हम ब्रिटिशर्स से आज़ादी टुकड़ों में नहीं लेंगे, हमको पूरी आज़ादी चाहिए और जल्दी आज़ादी चाहिए। सेकेंड है आक्रामकता और आत्मनिर्भरता। इनका यह मानना था कि हम अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हम आत्मशक्ति, आत्मनिर्भरता और संघर्ष पर जोर देंगे। हमें जो हमारा है, हमें उससे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। बहिष्कार और स्वदेशी, इन्होंने ब्रिटिश चीज़ों का पूरा बहिष्कार किया और स्वदेशी साधनों को अपनाने का काम किया, यानी कि ये भी साथ में थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ऐसा नहीं है। जन आंदोलन, इस आंदोलन को बुद्धिजीवियों से निकालकर आम जनता और युवाओं तक विस्तार किया गया। आप जानते हैं कि अगर आपने भगत सिंह जी के बारे में सुना होगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में सुना होगा, इन्होंने युवाओं को प्रेरणा देने के लिए जगह जगह पे ये नारे लगाते थे। इसके अलावा ये ब्रिटिशर्स को भी बार बार चुनौती देते थे, ताकि उनको भी पता चले कि भारतीय युवा आज़ादी चाहता है। इन्होंने, वही सब पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे थे, लेकिन इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर बाद में पूरी तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। प्रभाव, सरकार के दमन का सामना करना पड़ा, लेकिन जनता में राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। अब जो सरकार थी, ऑब्वियस सी बात है कि वो खुश तो होगी नहीं, सरकार की बात है ना, यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो इनको उठा के अरेस्ट करके जेल में बंद कर देते थे।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी भी दी गई थी, सब जानते होंगे। लेकिन फिर भी उनके फांसी के बाद भी देश में राष्ट्रवाद और मजबूत हुआ, लोगों के अंदर और प्रेरणा जागृत हुई, बहुत सारे लोग खड़े हुए। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द मेन रीजन फॉर महात्मा गांधीज मास मूवमेंट। महात्मा गांधी के जन आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, बहुत महंगाई बढ़ गई थी, उच्च कराधान, टैक्सेस बढ़ा दिए थे ब्रिटिशर्स ने, और देश में बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट पैदा हो गया था। इसके बाद रॉलेट एक्ट आ गया था। रॉलेट एक्ट आपको पता ही है कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उठा के बंद कर देते थे, उसको ना ही वकील, ना ही अपील, ना ही दलील, कोई आज़ादी नहीं थी। तो इससे मौलिक अधिकार हमारे कुचल दिए जा रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप जानते हैं, जनरल डायर ने जो क्या करा था, शांतिपूर्ण जो सभा चल रही थी उस पर गोलीबारी चला दी थी, जिससे बहुत से लोग मर गए थे। इससे भी जनता में आक्रोश पैदा हो गया था। जलियांवाला बाग आपको पता होगा ना, अमृतसर में है। खिलाफत मुद्दा, तुर्की के खिलाफा के प्रति अनादर से जो भारतीय मुस्लिम नाराज हो गए और उन्होंने भी गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़ गए। शोषण, अंग्रेजों जो है वो किसान और श्रमिकों का निरंतर शोषण कर रहे थे और उनका बहुत ज़्यादा शोषण करा आर्थिक रूप से भी। तो ये भी मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद अगला है, डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920। 1920 के असहयोग आंदोलन की प्रगति और महत्व को समझाइए। देखिए, असहयोग आंदोलन क्या था कि हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे, ब्रिटिशर को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसमें था कि जो सरकारी उपाधियां जिन जिन लोगों को मिली है वो सब लोग छोड़ देंगे, स्कूल कॉलेज जाना बंद कर देंगे, अदालतों का बहिष्कार कर दिया, विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे। ये मेन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी किसी भी तरीके से हम ब्रिटिशर को कॉपरेट नहीं करने वाले थे। नेक्स्ट है भागीदारी। इसमें किसान, श्रमिक, महिला, छात्र सभी ने अपना योगदान दिया। छात्रों ने अपने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, महिलाओं ने भी जो है वो विदेशी सब सामानों का त्याग कर दिया, श्रमिकों ने अपने काम छोड़ दिए, किसानों ने भी मिलके इसमें पार्टिसिपेट करा अच्छे से। हिंदू मुस्लिम एकता, खिलाफत मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था उसके हिंदू और मुस्लिम लोगों में सद्भावना बनी, सांप्रदायिक सद्भाव का कारण भी बना। इसके बाद महत्व, यह पहला वास्तविक जन आंदोलन था जिसमें कांग्रेस को एक राजनीतिक दल से जन आंदोलन में बदल दिया था। लेकिन क्या हुआ था कि बढ़िया आंदोलन चल रहा था, लेकिन चौरी चौरा एक प्लेस है, तो 1922 में हिंसा के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। देखो हुआ क्या था, चौरी चौरा एक प्लेस है, वहाँ पर क्या था, एक भीड़ और जो पुलिस वाले उनके बीच में थोड़ी सी मतलब आंदोलन चल रहा था, तो भीड़ और पुलिस वालों में थोड़ा सा नोकझोंक हो गई। इसमें पुलिस वालों ने क्या करा, गोली चला दी, उसमें 2-3 गांव वाले जो है मर गए। अब जो बाकी गांव वाले थे उन्होंने गुस्से में आके पूरा पुलिस थाना घेरा और उस थाने में आग लगा दी। इससे 20-22 जो पुलिस वाले थे जल के मर गए। तो इससे गांधी जी को बड़ा आघात हुआ कि ये तो अहिंसा वाले था, तो हिंसा को गांधी जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसलिए उन्होंने ये आंदोलन बंद कर दिया। अब यूनिट 3 पे आ गए हैं। देखो 4 ही यूनिट है इसमें। क्वेश्चन है, डिस्कस द सर्कमस्टेंसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930-1931। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसके संचालन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां क्या थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट आया। यहाँ पर पहला कारण है साइमन कमीशन का विरोध। आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल न किए जाने पर जनता में गुस्सा था। साइमन कमीशन भारत में आने वाला था और ये ऐसा कमीशन था जो डिसाइड करेगा कि भारतीयों को कितनी स्वतंत्रता मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सब बातें ये डिसाइड करने वाला था। लेकिन उसमें कोई भी इंडियन इंक्लूड नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका बहुत विरोध करा। पूर्ण स्वराज्य की मांग, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। इनका यह मानना था कि भाई हमको पूरा स्वराज्य चाहिए, ना ही पार्टीशन में, हम क्यों ले टुकड़ों में भारत, हमको पूरी आज़ादी चाहिए। इसके बाद 1929 और 30 में वैश्विक महामंदी आ गई, जिससे किसान और व्यापारी बर्बाद हो गए। गांधी जी ने 11 शर्तें रखी थी, किसके सामने, लॉर्ड इरविन के सामने। उसमें नमक कर समाप्त करने के सहित अन्य मांगे भी थी, जिसको ब्रिटिशर ने ठुकरा दिया था। उसकी वजह से आंदोलन स्टार्ट हुआ मेनली। नमक सत्याग्रह, जिसको आप दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हो, दांडी मार्च। तो दांडी मार्च के माध्यम से नमक कानून तोड़कर इसकी औपचारिक शुरुआत कर दी गई।
दांडी के बारे में आप जानते ही होंगे कि साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 240 मील दूर दांडी नामक जगह पर अपने 78 वॉलेंटियर्स कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा की थी। रोज वो 10 मील चलते थे। तो 24 दिनों में उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक का रास्ता तय करा और वहाँ जाकर उन्होंने समुद्र के पानी को उबाल कर नमक बनाया और जो सॉल्ट लॉ था, नमक कर उसको तोड़ा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर जो थे, जब गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने 11 शर्तें रखी थी तो उन्होंने मानने से मना कर दिया था, इसीलिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, रिव्यू द क्विट इंडिया मूवमेंट एज द फाइनल डिसिसिव स्ट्रगल ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम निर्णायक संघर्ष था। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिप्स मिशन की विफलता, महंगाई और जापानी आक्रमण का खतरा था। अभी हम क्रिप्स मिशन क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। करो या मरो का नारा, गांधी जी ने 1942 में करो या मरो का नारा दिया था कि अंग्रेजों के तुरंत भारत छोड़ने के लिए ये गांधी जी का स्पष्ट आह्वान था, है ना, या तो करना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। स्वतः स्फूर्त आंदोलन, जो बड़े बड़े नेता थे उनकी गिरफ्तारी के बाद भी जनता ने खुद कमान संभाली। बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया था, बंद कर लिया था, फिर भी जनता जो थी उनको फर्क नहीं पड़ा, वो आगे ही बढ़ रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल में। व्यापक प्रतिरोध, सरकारी इमारतें, रेलवे, संचार माध्यम पर हमले से ब्रिटिश शासन ठप पड़ गया था। निर्णायक चरण, इसने अंग्रेजों को एहसास करा दिया कि भारत में अब अधिक समय तक शासन करना संभव नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की कोई इनकम भी नहीं हो रही थी, पूरा ही देश उनके अगेंस्ट हो गया था। ब्रिटिशर को समझ में आ गया था 1942 में कि अब वो इंडिया में और अधिक समय तक अपना राजपाट नहीं चला पाएंगे, उन्हें वापस लौटना पड़ेगा अपने देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड लाइट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेन वर्क ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। क्रांतिकारी आंदोलन के संगठन और मुख्य कार्यों पर चर्चा कीजिए। तो संगठन के बारे में बात करें तो अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, HRA और HSRA, ये मेन संगठन के नाम है। अब प्रमुख नेता कौन कौन थे क्रांतिकारी आंदोलन के? भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी और वासुदेव बलवंत फड़के जी। इनके अलावा भी और भी लीडर थे, बट ये मुख्य थे। इनका मुख्य कार्य क्या था? ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध और गुप्त रूप से संगठन का विस्तार। सशस्त्र मतलब जरूरत पड़ने पे शस्त्र भी उठाएंगे और गुप्त रूप से संगठन बनाएंगे, यानी कि अपनी प्लानिंग बाहर नहीं निकालेंगे, सीक्रेटली सब काम करना है। अब इनकी गतिविधियों में काकोरी ट्रेन एक्शन, है ना, सॉन्डर्स की हत्या, केंद्रीय विधानसभा में बम का धमाका। आप जानते हैं ना, काकोरी ट्रेन लूटी थी इन्होंने, सरकारी खजाने को लूट के, ताकि वो अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा सके, गन बारूद खरीद सके। फिर सॉन्डर्स की हत्या, ये वो जब साइमन कमीशन भारत आ रहा था तब इन्होंने जो भी शांति तरीके से मूवमेंट कर रहे थे तो उन पे लट्ठ बरसा दिए थे। उसमें क्या था, जो लाला जी थे, लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके जो मेन कारण थे, उनको भगत सिंह जी ने गोली मार दी थी। और फिर बाद में भगत सिंह जी ने ही केंद्रीय विधानसभा में बम भी फेंके थे, ताकि वो बम किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, वो खाली जगह फेंके गए थे ताकि ब्रिटिशर वो खुद अरेस्ट हो जाएं उनके पास, और जब उनको लेके जाया जाए जज के सामने तो वहाँ पे क्या होता था, प्रेस भी होता था उस समय पे, मीडिया, तो वो अपनी बातें जो है वो मास कम्युनिकेशन कर पाए पूरी जनता के साथ, इसलिए वो खुद ही वहाँ पे अरेस्ट हो गए थे जाके। इसका उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना और एक समतावादी समाज की स्थापना करना, ये मेन काम था। नेक्स्ट है, गिव एन इंट्रोडक्शन टू सुभाष चंद्र बोस एंड राइट द ब्रीफ नोट ऑन आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस का परिचय और आज़ाद हिंद फौज पर टिप्पणी लिखना है आपको। परिचय, तो करिश्माई कांग्रेस नेता, 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके, हरिपोरा और त्रिपुरी। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। कांग्रेस से मतभेद के बाद 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। आज़ाद हिंद फौज INA, राज बिहारी बोस से कमान लेकर सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज अंतरिम सरकार इन्होंने बनाई। इनके नारे थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
ये आपने सुना भी होगा बहुत बार। आईएनए के सैनिकों पर चले मुकदमों ने स्वतंत्रता की प्रक्रिया को तेज करने वाली राष्ट्रवाद की लहर पैदा कर दी थी, ध्यान रखना है आपको। यूनिट 4 हम अंतिम यूनिट पे आ गए हैं, अभी तक बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है। ठीक है गाइज, अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, रिव्यू द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म इन इंडिया। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो ब्रिटिश की फूट डालो राज करो नीति, अंग्रेजों ने खाई को चौड़ा करने के लिए जानबूझ के सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया, मतलब उन्होंने जानबूझ के हिंदू मुस्लिम इनको भी भड़काया बहुत ज़्यादा। क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, राजनीतिक हितों की रक्षा के नाम पर इसका गठन किया गया मुस्लिम लीग। पृथक निर्वाचक मंडल 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के तहत अलग निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिकता का मुख्य बीज बनी। पिछड़ापन, मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा, बेरोजगारी या रोजगार की कमी के कारण असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। धार्मिक कट्टरता, जो कट्टरपंथी नेता थे उनके द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग भी किया गया। देखिए ये तो आज भी कुछ लोगों की वजह से सभी को फेस करना पड़ती है प्रॉब्लम। अगला प्रश्न है, व्हाट वर द रीजन फॉर सेंडिंग द क्रिस्प मिशन टू इंडिया, मेंशन इट्स पॉइंट। जैसा मैंने आपको बताया था क्रिप्स मिशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्रिप्स मिशन के भारत भेजे जाने का कारण क्या था और इसकी मुख्य बातें। तो द्वितीय युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण का दबाव, मित्र राष्ट्र चाहते थे कि भारत पूर्ण सहयोग दे, ये ध्यान रखना है आपको। अमेरिका और चीन का दबाव, ब्रिटेन पर भारत का राजनीतिक सहयोग हासिल करने के लिए लगातार दबाव था। जो अमेरिका और चीन है वो दबाव बना रहे थे। प्रावधान, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट यानी उपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा देना था। संविधान सभा, युद्ध के तुरंत बाद नया संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन हुआ। प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रांतों को नया संविधान न मानने और अलग रहने का विकल्प, यानी कि उनको विभाजन का बीज उनमें बो दिया था कि आप अलग से भी रह सकते हो, यानी प्रांतवाद को बढ़ावा। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द मेन प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, व्हाई वाज इट रिजेक्ट। कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य प्रस्तावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और क्यों इसे अस्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार क्यों नहीं किया गया, मतलब ये बताना है आपको। तो प्रस्ताव क्या था पहले, कि केंद्र में संघीय सरकार जो रक्षा, विदेश और संचार संभालेगी, जिससे भारत की अखंडता बनी रहे, यह प्रस्ताव था। समूहीकरण, सांप्रदायिक संतुलन के लिए जो प्रांत थे उनको अ, ब, स 3 समूह में बांट दिया था। संविधान सभा बनाई गई, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव हुए। अब इसके अस्वीकार के कारण क्या थे, कि जो कांग्रेस और लीग की महत्वाकांक्षा टकरा गई आपस में। लीग को पाकिस्तान की स्पष्ट गारंटी नहीं मिली और कांग्रेस को समूहीकरण पसंद नहीं आया। ये मेन कारण थे कि जब उन्होंने ये बंद कर दिया। प्रभाव, इसकी विफलता के बाद सांप्रदायिक हिंसा में भारी वृद्धि हुई। ये धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे बहुत दंगे हुए उस समय पे। और ये हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन प्रोविजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की मुख्य धाराएं बताना है। पहला, 2 स्वतंत्र डोमिनियम, इसका मतलब है 15 अगस्त 1947 को भारत और 14 अगस्त को पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का सृजन होगा। गवर्नर जनरल, दोनों देशों के लिए ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। इसके बाद रियासतों की स्वतंत्रता, रियासतों पर ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त कर उन्हें किसी भी देश में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया। मतलब आपको एडवाइस दी कि आप चाहे तो जहाँ पे भी रह सकते हैं, आपको पाकिस्तान में रहना है या भारत में रहना है। संप्रभु संविधान सभाएं, दोनों देशों की विधानसभाओं को अपना संविधान बनाने और ब्रिटिश कानून को रद्द करने की पूर्ण शक्ति मिल गई कि आपको ब्रिटिश कानून आप पूरे कैंसिल कर दो और आप अपने हिसाब से अपने संविधान बना सकते हो। भारत सचिव पद की समाप्ति, जो ब्रिटिशर लेकर आए थे भारत सचिव पद, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। इस पद और भारत पर ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण को समाप्त कर दिया था। तो गाइज ये हैं टॉप 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिस्क्रिप्शन।
आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जिन्होंने लाइक नहीं करा वो चाहो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना जो नए बच्चे हैं। अगर नेक्स्ट कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए सभी लोग। ऑल द वेरी बेस्ट।